दोस्तों, आज की कहानी हमें ले जाने वाली है उस दौर में जब एक नाम सुनते ही पूरी दुनिया की रूह कांप जाती थी। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसे मौत से भी डर नहीं लगता, बल्कि मौत उससे डरती है। रेगिस्तान की तपती रेत में जन्मा ये शख्स अपनी तलवार की एक चमक से पूरी फौज को घुटनों पर ला देता है। ये है द स्कॉर्पियन किंग की कहानी, जहाँ एक साधारण कातिल किस्मत की चाल में फंसकर दुनिया का सबसे खौफनाक योद्धा बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस तबाही भरे सफर को। कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पुराने उस दौर में, जब मिस्र के विशाल रेगिस्तानों में लोग अलग अलग कबीलों में बंटकर रहते थे। उस वक्त पिरामिडों का नाम निशान तक नहीं था, लेकिन इसी शांत समय में एक खौफनाक कबीला उभरा जिसका सरदार था मेमन। वह बिजली की तरह आसपास के हर कबीले पर टूट पड़ा और एक एक कर उन्हें कुचलकर पूरा इलाका अपने कब्जे में लेता गया। असल में मेमन की लगातार जीत की सबसे बड़ी वजह थी उसकी रहस्यमयी और जानलेवा जादूगरनी कसांड्रा। उसकी शक्ति यह थी कि वो भविष्य देख सकती थी। आने वाली जीत या हार के पूरे राज मेमन को पहले ही बता देती और मेमन अपने हर कदम उसी भविष्यवाणी के हिसाब से रखता। इसी वजह से कोई भी कबीला उसके सामने टिक नहीं पाता था। अब बस कुछ ही आजाद कबीले बचे थे, वो भी डर के मारे छुप छुप कर अपना अस्तित्व बचाए हुए। इन कबीलों के सरदारों ने भी मेमन से लड़ने का विचार छोड़ दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक कसांड्रा जिंदा है जीत असंभव है। मगर उन्हीं में एक था सरदार फिरौन, जिद्दी, बहादुर और अब भी लड़ने को तैयार। फिरौन 3 खास योद्धाओं को बुलाता है। तीनों का नाम डर पैदा करने के लिए काफी था। उनमें सबसे खतरनाक था मथायस। फिरौन उन्हें आखिरी बचे अपने कीमती रत्न देकर एक ही काम सौंपता है, जादूगरनी कसांड्रा को खत्म कर दो। तीनों योद्धा यह मिशन स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिरौन का बेटा इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं दिखता। इसके बाद मथायस और उसके साथी मेमन के इलाके की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद वे उस जगह पहुंचते हैं जहां मेमन और कसांड्रा रुके हुए थे। तीनों कसांड्रा को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक मेमन के सैनिक उन पर तीरों की बारिश शुरू कर देते हैं। मथायस तो किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसके दोनों साथी घायल हो जाते हैं। एक वहीं दम तोड़ देता है और दूसरा, जो उसका सगा भाई होता है, जख्मी हालत में पकड़ लिया जाता है। इधर मथायस चुपके से कसांड्रा के बिल्कुल पास तक पहुंच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि कसांड्रा अचानक बोल पड़ती है, तुम धोखे का शिकार हुए हो। मथायस के समझने से पहले ही मेमन के सैनिक उसे घेर लेते हैं। वो लड़ता है, मगर संख्या ज्यादा होने के कारण उसे काबू कर लिया जाता है और जंजीरों में बांधकर मेमन के सामने पेश किया जाता है। यहीं एक बड़ा राज सामने आता है। फिरौन का अपना बेटा अपने पिता को मारकर मेमन का साथी बन चुका था। इतने में सैनिक मथायस के घायल भाई को भी लाते हैं। मेमन बिना दया किए उसके सामने ही उसके भाई की हत्या कर देता है और अब उसकी बारी थी मथायस को भी खत्म करने की। लेकिन ठीक उसी समय कसांड्रा आगे बढ़कर मेमन को रोक लेती है। वह कहती है, अगर तुमने या तुम्हारे किसी आदमी ने इस इंसान को मौत दी तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। तुम्हारी हर जीत तुमसे छिन जाएगी, क्योंकि भविष्य में उसने देखा था कि मथायस ईश्वर द्वारा चुना हुआ एक नेक इंसान है। कसांड्रा की बात सुनकर मेमन गुस्से में होते हुए भी उसकी आज्ञा मान लेता है। मेमन मथायस को मारने की बजाय उसे एक भयानक सजा देता है। वह उसे एक चोर के साथ गर्दन तक जमीन में गाड़ देता है। उसके सैनिक आसपास हरीली चींटियों के बिल में धुआं छोड़ देते हैं, जिससे कुछ ही पलों में वे खतरनाक चींटियां बाहर निकल आती हैं। ऐसी चींटियां जो किसी इंसान को मिनटों में कंकाल बना सकती थीं। लेकिन तभी मिट्टी में दबा वो चोर किसी तरह खुद को निकालने में सफल हो जाता है और वो मथायस को भी बाहर खींच लेता है। इस तरह मथायस मौत के मुंह से बच निकलता है। अब अपने भाई और साथियों की मौत का बदला लेने के लिए वह मेमन और उसकी जादूगरनी कसांड्रा को खत्म करने की कसम लेकर उसके राज्य की ओर बढ़ जाता है। इधर मेमन कसांड्रा को बताता है कि अब वह बाकी बचे कबीलों पर हमला करके पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन कसांड्रा उसे रोकती है और कहती है, खून खराबा किसी का भला नहीं करता। इस पर मेमन अहंकार से जवाब देता है, मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा और जब जीत पूरी हो जाएगी तब तुमसे शादी करूंगा। कसांड्रा बताती है कि अगर उसने किसी से रिश्ता बनाया तो उसकी सारी जादुई शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। मेमन हंसकर कहता है, जब मैं दुनिया जीत चुका होऊंगा तब हमें तुम्हारी शक्तियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उधर मथायस और वो चोर मेमन के शहर पहुंचते हैं।
तभी एक बच्चा मथायस का वो बैग चुरा लेता है जिसमें कीमती पत्थर होते हैं। पीछे दौड़कर मथायस उसे पकड़ लेता है। बच्चा उसी शहर का होता है और यहाँ की हर गली हर रास्ते का जानकार रहता है। इसलिए मथायस उस बच्चे को प्रस्ताव देता है, मुझे मेमन के महल तक पहुँचा दो, बदले में यह कीमती पत्थर तुम्हारा होगा। बच्चा मान जाता है और उसे महल के अंदर ले जाता है। अंदर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो बारूद तैयार कर रहा होता है। वह मेमन का वैज्ञानिक है, लेकिन मेमन की क्रूरता के कारण उससे भी नफरत करता है। मथायस तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए पूछता है, मेमन कहाँ है? बूढ़ा बताता है वह तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होगा। बच्चा मथायस को उस जगह ले जाता है। ऊपर चढ़ने से पहले मथायस अपना वादा निभाते हुए उसे कीमती पत्थर पकड़ा देता है। लेकिन जैसे ही मथायस मेमन पर निशाना साधता है, वह देखता है कि सैनिक उसी बच्चे को पकड़कर मेमन के सामने ले आए हैं उस पत्थर के साथ। उन्हें लगा कि बच्चे ने चोरी की है। मेमन आदेश देता है, चोर के हाथ काट दो। मथायस के पास अब एक ही विकल्प बचता है, वह अपना तीर मोड़कर बच्चे को बचाने के लिए एक सैनिक को मार गिराता है। इसी से उसकी पहचान खुल जाती है। मेमन के सैनिक तुरंत मथायस पर तीर चलाने लगते हैं और वह वहां से कूदकर भागता है। भागता हुआ वह एक कमरे में घुसता है जहां जादूगरनी कसांड्रा नहा रही होती है। मौका देखते ही वह कसांड्रा को काबू में कर लेता है और उसे उठाकर महल से बाहर निकल आता है। मथायस जानता था कि कसांड्रा उसके हाथ में है, इसलिए मेमन उसे वापस पाने के लिए महल से जरूर निकलेगा। उसका प्लान साफ था, जैसे ही मेमन बाहर आएगा वह उसे खत्म कर देगा और उसके बाद कसांड्रा को भी। इसी सोच के साथ मथायस जादूगरनी को लेकर मुर्दों की घाटी की ओर निकल पड़ता है। रात होने पर वह तीनों आराम के लिए रुकते हैं। तभी कसांड्रा भागने की कोशिश करती है, लेकिन मथायस उसे पकड़ लेता है। वह पूछता है, क्या तुम मेमन के पास वापस जाना चाहती हो? जादूगरनी शांत स्वर में कहती है, नहीं, मैं उसके पास कभी नहीं लौटूंगी। उसने बचपन से मुझे कैद में रखा है। मथायस पूछता है, फिर उस रात तुमने मेरी जान क्यों बचाई? कसांड्रा बताती है, क्योंकि मैंने भविष्य में देखा था कि तुम ही मुझे महल से आजाद करोगे। यह सुनकर मथायस उसे कहता है, अगर चाहो तो जा सकती हो, लेकिन बाहर की दुनिया मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए कसांड्रा फैसला करती है कि वह मथायस के साथ ही रहेगी। अगली सुबह वे सफर जारी रखते हैं, लेकिन दूर से मथायस देखता है कि मेमन के कुछ सैनिक उनकी तलाश में आ रहे हैं। मथायस अकेले ही उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता था कि रेगिस्तान में तेज रेत का तूफान आने वाला है। वह अपनी आंखों पर कपड़ा बांध लेता है ताकि उड़ती रेत से बच सके। जैसे ही सैनिक करीब आते हैं, उनके पीछे से विशाल रेत का तूफान उठता है। सैनिकों को कुछ दिखाई नहीं देता और मथायस इस मौके का फायदा उठाकर एक एक कर सबको मार गिराता है। तभी मेमन का कमांडर पास की एक गुफा देखता है और अपने बचे हुए लोगों को लेकर अंदर भाग जाता है। मथायस भी उनके पीछे गुफा में घुसता है और अंदर जाकर सभी सैनिकों का काम तमाम कर देता है। यह दृश्य देखकर कमांडर डर के मारे भागने की कोशिश करता है, मगर मथायस उसे भी खत्म कर देता है। मरते वक्त वो कमांडर एक तीर मथायस पर चला देता है, वही तीर जिसमें मेमन ने बिच्छू का जहर लगवाया था। जहर पूरा शरीर में फैल जाता है और मथायस बेहोश होकर गिर पड़ता है। रात में जब वह मौत के करीब होता है, कसांड्रा अपनी जादुई शक्तियों से उसके शरीर से जहर खींचकर बाहर निकाल देती है और उसकी जान बच जाती है। सुबह मथायस को सैनिकों के सामान में एक पक्षी मिलता है। वह उस पक्षी के जरिए मेमन को संदेश भेजता है कि उसके सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन मेमन अपनी फौज से झूठ बोलता है, कहता है कि मथायस मर चुका है ताकि जंग से पहले उसके सैनिकों का हौसला कमजोर न पड़े। उसके लोग बार बार कसांड्रा के बारे में पूछते हैं तो मेमन झूठ बोलता है कि वह महल में है और बीमार है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि जादूगरनी की गैरहाजिरी से उसकी सेना कमजोर पड़ जाए। उधर मथायस, कसांड्रा और वह चोर रेगिस्तान में पानी की तलाश में भटक रहे होते हैं। तभी दूर एक धमाका होता है। वे भागते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते हैं वह वही बूढ़ा वैज्ञानिक है जो मेमन के लिए बारूद बना रहा था और अब आखिरकार वह बारूद सफलतापूर्वक तैयार कर चुका है। असल में वह बूढ़ा वैज्ञानिक भी महल से भागकर यहीं पहुंचा था, क्योंकि मेमन को पता चल गया था कि उसने मथायस की गुप्त रूप से मदद की थी। कसांड्रा को देखकर वह बहुत खुश होता है। अब चारों लोग मिलकर पानी की तलाश में आगे बढ़ते हैं और आखिरकार उन्हें पानी मिल भी जाता है।
लेकिन तभी अचानक मेमन के कई सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और सबको बंदी बनाकर एक कबीले में ले जाते हैं, जहां कई लोग मेमन के डर से छिपकर रहते हैं। वहीं कबीले का सरदार बाहर आता है, जो पहले से मथायस को जानता था, लेकिन दोनों एक दूसरे को कभी पसंद नहीं करते थे। सरदार क्रोधित होकर सबको मारने का आदेश देता है, लेकिन तभी उस कबीले की रानी बीच में आकर उसका हाथ रोक लेती है। सरदार नहीं मानता और अपने सिपाहियों को कहता है कि जादूगरनी कसांड्रा को उसके सामने लाया जाए। मथायस तुरंत कहता है, जो भी कसांड्रा के करीब आएगा पहले उसे मुझसे लड़ना होगा। सरदार भड़क जाता है और मथायस से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। सरदार ताकतवर था, लेकिन अंत में मथायस उसे हरा देता है और कहता है, हमारा दुश्मन एक है और वो है मेमन। हमें मिलकर लड़ना चाहिए, एक दूसरे से नहीं। सरदार पूछता है, मेमन की विशाल फौज का सामना कौन करेगा? मथायस जवाब देता है, हम सब साथ मिलकर। सरदार सहमत हो जाता है और उन्हें कबीले में रहने की अनुमति देता है। रात में एक छोटी बच्ची कसांड्रा के पास आती है और उसी वक्त कसांड्रा को एक भयानक विजन दिखाई देता है। मेमन उस कबीले पर हमला कर देता है और मासूम लोगों का कत्लेआम होता है। परेशान होकर वह मथायस को सब बताती है। मथायस कहता है, मेमन की मौत मेरे हाथों होगी। लेकिन कसांड्रा को दूसरा विजन आता है। इस बार वह देखती है कि एक तीर मथायस को लगता है और वह लगभग मर जाता है। वह कहती है, अगर तुम उससे भिड़े तो मारे जाओगे, यही तुम्हारी किस्मत है। मथायस मुस्कुराकर जवाब देता है, अपनी किस्मत मैं खुद लिखता हूँ। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और जैसा कि कसांड्रा पहले कह चुकी थी, अगर वह किसी के करीब आएगी तो उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, और अब उसकी शक्तियाँ वाकई खत्म हो चुकी हैं। इसीलिए रात में ही वह ऊंट लेकर महल की ओर निकल जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से कबीले पर खतरा आए। सुबह मथायस को पता चलता है कि कसांड्रा वापस महल गई है, तो वह उसे बचाने के लिए तुरंत निकल पड़ता है। सरदार भी कहता है, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। उधर महल में मेमन जश्न मना रहा होता है। उसके सैनिक लगातार कसांड्रा के बारे में पूछते रहते हैं, लेकिन मेमन बार बार झूठ बोलता है कि वह बीमार है। अचानक कसांड्रा वहां आती है और कहती है, कल की जंग में आप जीत जाएंगे, आपके दुश्मन खुद आपकी दहलीज तक आएंगे। मेमन को अब उस पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि उसने अपनी शक्तियां खो दी हैं। इसलिए वह कसांड्रा को कमरे में जाने का आदेश देता है और उसी सैनिक को मार देता है जो बार बार उससे कसांड्रा के बारे में पूछ रहा था। अब उसका खास पहरेदार महल की सुरक्षा संभालता है। इधर मथायस, सरदार और बाकी लोग महल के अंदर चुपके से घुस जाते हैं। बूढ़ा वैज्ञानिक और चोर मिलकर महल के सामने बारूद बिछाना शुरू कर देते हैं। उधर मेमन कसांड्रा की शक्तियों की परीक्षा लेने के लिए 6 पॉट मंगवाता है, 4 में जहरीले सांप, 2 खाली। वह कसांड्रा से कहता है कि खाली पॉट में हाथ डालो, लेकिन कसांड्रा जानबूझकर उसी पॉट में हाथ डालती है जिसमें सांप होता है। वह सांप को बाहर निकालती है और मेमन से कहती है, तुम्हारा अंत करीब है। इसी बीच मथायस वहां पहुंच जाता है और दोनों आमने सामने हो जाते हैं। भयंकर लड़ाई शुरू होती है। वहीं बाहर सरदार मेमन के सैनिकों को मार रहा होता है। तभी फिरौन का बेटा भी सामने आता है, वही जिसने शुरुआत में अपने पिता को मारकर मेमन का साथ दिया था और जिसकी वजह से मथायस का भाई मारा गया था। सरदार उसे भी खत्म कर देता है। अंदर लड़ाई जारी रहती है। अचानक एक सैनिक तीर लेकर मथायस को मारने आता है। कसांड्रा उसे बचाने के लिए दौड़ती है। मथायस कसांड्रा को घुमा लेता है और तीर उसकी पीठ में लग जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कसांड्रा ने अपने विजन में देखा था। सैनिक तलवार लेकर बढ़ता है, लेकिन कसांड्रा उसे वहीं मार देती है। मथायस दर्द से टूट चुका जमीन पर पड़ा धनुष उठाता है। अपनी पीठ में लगे तीर को निकालकर मेमन पर निशाना साधता है। मेमन तीर रोकने में माहिर था, लेकिन इस बार तीर इतनी तेज था कि सीधा उसके सीने में धंस जाता है। मेमन पीछे की ओर गिरता है और तभी चोर बारूद में आग लगा देता है। महल के सामने एक जोरदार विस्फोट होता है और मेमन उसी आग में गिरकर मर जाता है। मेमन के आतंक का अंत हो चुका था। सुबह कबीले के लोग अपने अपने घर लौटने लगते हैं। सरदार भी मथायस को विदा कहकर वापस लौट जाता है। कसांड्रा मुस्कुराकर मथायस से कहती है, अब हमारे राज्य में शांति होगी। मथायस पूछता है, तुम्हारी शक्तियाँ तो खत्म होनी चाहिए थी, फिर तुमने ये सब कैसे देखा?
कसांड्रा हंसकर कहती है, मैंने झूठ कहा था, मेरी शक्तियाँ कभी नहीं गईं। मथायस पूछता है, शांति कितने दिनों तक रहेगी? कसांड्रा धीरे से जवाब देती है, कुछ भी हमेशा अमर नहीं होता, यही हर राज्य की किस्मत है। मथायस मुस्कुराकर कहता है, अपनी किस्मत हम खुद लिखेंगे। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।